एक आर्टिकल आया था प्रिज्म से, जब प्रकाश का अपवर्तन हम लोग किया अल्पतम विचलन कोण के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि अगर आप प्रकाश का आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, प्रिज्म पर जो लाइट पड़ती है अगर उसका ये आपतन कोण आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक टेबल बनाई, ग्राफ बनाया, उसमें आपने ग्राफ में भी देखा कि जैसे जैसे आपतन कोण हम बढ़ाते जाते थे विचलन कोण पहले घटता था और फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता था। तो पहले घटा फिर बढ़ा, ऐसा होने में विचलन कोण का एक मिनिमम वैल्यू हमको मिली। वो मिनिमम वैल्यू को ही हम बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण और उसी को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। विचलन कोण को तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, बट जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, न्यूनतम विचलन कोण, उसको हम फिर डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। हियर डेल्टा स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन एंड एम स्टैंड्स फॉर मिनिमम, न्यूनतम। तो अल्पतम विचलन कोण को डिफाइन कैसे करेंगे कि जब प्रिज्म पर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जब प्रिज्म पर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान पहले घटता है और फिर बढ़ने लगता है। ठीक, इस दौरान प्राप्त विचलन कोण का सबसे छोटा मान, ऐसा करते वक्त जब विचलन कोण का जो सबसे छोटी वैल्यू आपको मिलेगी ही अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, और ये भी आपको बताया गया था कि अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू आप पता कहां से लगा सकते हैं, टेबल से कभी मत निकालिए आप हमेशा आई डेल्टा कर्व बनाएं और वहां से देखें कि डेल्टा की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको। ठीक है, ओके। प्रिज्म से पदार्थ प्रकाश के अपवर्तन में ना आज हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होगा। ये प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना है, कांच का बना हुआ है तो कांच का, और कांच में जिस कांच का बना होगा, फ्लिंट कांच का बना है या क्राउन कांच का बना हुआ है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक हम पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो क्या कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को देखिए, इसका डेरिवेशन भी एग्जामिनेशन में आता है। तो सिंबल्स सारे आपको मालूम ही है। I1 आपतन कोण है, I2 निर्गत कोण है, R1 अपवर्तन कोण है इस सरफेस के लिए, और R2 अगर आप लाइट रे को ऐसा डालोगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से तो ये दूसरे सरफेस के लिए अपवर्तन कोण है। I1 और I2 अभी बराबर नहीं है, R1 और R2 भी बराबर नहीं है। ये डेल्टा विचलन कोण है, N1 और N2 ये अभिलंब है। सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए मैं एक चतुर्भुज आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए चतुर्भुज A, Q, D और ये R। इस चतुर्भुज को देखिए, चतुर्भुज A, Q, D, R में देखो बेटा, ये A, Q, D, R ये वाला क्वाड्रिलेटरल हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या आप बता सकते हैं हमें ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब खींचा गया है और अभिलंब सरफेस के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये भी 90। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है? ये अभिलंब है और अभिलंब के साथ जो सरफेस एंगल बनाएगी वो तो 90 डिग्री का बनाएगी। अब ये एक चतुर्भुज है AQDR। अब AQDR चतुर्भुज में दो एंगल 90-90 के हो गए, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 180। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आता है? 360। अब 360 में 180 तो यही दोनों हो गए ना, तो फिर बाकी जो दोनों बचे उनका जोड़ कितना आना चाहिए? 180। बाकी दोनों बचे कौन कौन? एक ये A वाला एंगल बच गया और एक ये D वाला एंगल बच गया। देख रहे हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A और एंगल D, इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ये सबको अभी आप मालूम हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो एक तो ये हमने चतुर्भुज ले लिया पहले। उसके बाद अब यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल हम आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। Q D R
ये वाला ट्रायंगल आप देखो, क्यू डी आर दिखा आप सबको, ठीक। इस ट्रायंगल में ये एंगल R1 है, ये R2 है, और इस एंगल को हम क्या माने ले रहे हैं, D। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज QDR में, त्रिभुज QDR में एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई आपको, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड है एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड है R1 प्लस R2 प्लस एंगल D। अब देख सकते हैं एंगल D से एंगल D भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। यहां तक तो क्लियर है सबको, ओके। इसके बाद अब थोड़ा सा और जरा यहां पर एंगल्स को देखिए। ये सरफेस पर अभिलंब है और ये आपतित किरण है, जिसके जाने की डायरेक्शन है अभिलंब, और इस आपतित किरण के बीच का कोण कितना है, I1। तो यहां पर भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल टोटल कितना होना चाहिए, I1। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये पूरा I1 होना चाहिए और ये कितना है, R1, तो फिर ये कितना बचेगा भाई, पूरा कितना है I1, ये छोटा सा नीचे वाला एंगल R1, तो ये ऊपर वाला ये छोटा सा जो बचा है कितना बचा, I1 माइनस R1। तो इस एंगल की वैल्यू आ गई, इसको हम यहां लिख देते हैं I1 माइनस R1, ठीक। ऐसे ही आप मुझे इस एंगल की वैल्यू बताइए। देखो ये अभिलंब है और ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया तो ये ऐसे जा रही है सॉरी। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का एंगल यहां कितना है, I2। तो यहां पर भी अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण कितना होना चाहिए, I2। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो पूरा ये एंगल कितना होना चाहिए, I2। उसमें से ये निचले वाला हिस्सा कितना निकल गया, R2। तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल बच गया I2 माइनस R2। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक। हम चाहे तो इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल के बना सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं E, क्योंकि E अभी तक कहीं नहीं लिया। हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल के रखे दे रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे, इसका नाम हमने E रखा है। ये एंगल डेल्टा है। इस एंगल की वैल्यू अब आ गई है I1 माइनस R1, और ये वाला एंगल आ गया है I2 माइनस R2। देखो आप ये ट्रायंगल EQ, यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है R। तो EQ और यहाँ पर R, ये वाला ट्रायंगल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो E, ये लाइन बढ़ी हुई है ऐसे, ये बाहर वाला एंगल कितना है डेल्टा, इधर वाला ये अंदर का एंगल I1 माइनस R1, ये वाला एंगल I2 माइनस R2। इस तरह से ये एंगल इस पे बने हुए हैं, ठीक। यहां तक तो सबको समझ आ गया, ओके। अब एक छोटा सा काम ये है कि इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज EQR, त्रिभुज EQR में थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो ट्रायंगल है EQR, इसमें ये डेल्टा बाह्य कोण है
और आपको याद होगा किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ जो एंगल आता है उसकी वैल्यू इसके और इसके जोड़ के बराबर आती है। ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। और त्रिभुज कौन सा निकाला गया है? EQR, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। अब इसमें से एक काम करना है हमको, डेल्टा इज इक्वल टू I1 और I2 एक साथ कर लो आप, माइनस इसमें और इससे माइनस कॉमन कर ले रहे हैं हम। जब आप R1 और R2 दोनों से माइनस कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2। डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल A। ठीक है, ये चीज। अब इस एंगल A को आप इधर भी ला सकते हो। अगर ये एंगल इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये एक इक्वेशन और तैयार। देखो क्या क्या किया हमने, पहले पूरा चतुर्भुज ले लिया तो A और D का सम 180 कर दिया। फिर ये नीचे वाला त्रिभुज लिया तो R1 प्लस R2 प्लस D इज इक्वल टू 180। दोनों को तुलना करवाई तो वहां से R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल गई हमको। इसके बाद ये त्रिभुज EQR लेके डेल्टा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये करने से यहाँ पर R1 प्लस R2 मिला, उसकी जगह पर हमने A लिखा, A इधर भेजा तो हमको I1 प्लस I2 मिल गया। बेसिकली हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है I और R निकालना, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, हमारा आर्टिकल ही पढ़ा है अपवर्तनांक का सूत्र, और अपवर्तनांक के फॉर्मूले को हम कहाँ से लाएंगे? स्नेल के नियम से। म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास दो चीजें होना ही चाहिए, I होना चाहिए और R। अगर I और R हमको मालूम चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर तो हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम कर सकते हैं कैसे? अब हमने एक चीज यहां तक कर लिया। अब एक चीज हम मान लेते हैं कि हमने प्रिज्म को ना अल्पतन विचलन की स्थिति के लिए सेट कर दिया है, उसको अल्पतन विचलन वाली स्थिति में सेट है। तो यहां लिख सकते हैं, माना प्रिज्म को अल्पतम विचलन वाली स्थिति के लिए समायोजित कर दिया जाता है। ये हम यहां से कन्वीनियंस ले लेंगे। प्रिज्म को तो आप किसी भी कंडीशन के लिए सेट कर सकते हैं, पर हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिज्म है प्रैक्टिकल करते समय हमने उसको कौन सी कंडीशन पे सेट किया है? अल्पतन विचलन वाली स्थिति के लिए सेट किया है। और क्या आपको याद है कि अल्पतन विचलन वाली स्थिति में क्या सुविधा हमको मिलती है? तो आंसर है, हमको सुविधा मिलती है कि I1 का मान कितना हो जाता है? I2। R1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? R2 के बराबर। तो I1 I2 हो जाता है ये आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर। R1 का मान R2 के बराबर हो जाता है जब हम प्रिज्म को अल्पतन विचलन वाली स्थिति के लिए सेट कर देते हैं। अब अगर I1 और I2 इक्वल हो गए तो क्यों ना हम इसको I मान लें, समझ रहे हैं? और R1 और R2 इक्वल हो गए तो हम इसको क्या माने ले रहे हैं? R। और उस समय डेल्टा किसके बराबर होता है? तो आपने अल्पतन विचलन वाली स्थिति के लिए सेट किया है तो उसमें विचलन कोण सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा विचलन कोण यानी कि अल्पतन विचलन कोण, और उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? हम डेल्टा M से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम। तो उस समय डेल्टा की जगह डेल्टा M,
R1 और R2 इन दोनों क्योंकि इक्वल हो गए तो हम R लिख सकते हैं, I1 और I2 दोनों इक्वल हो गए तो हम उसको I लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर ये हो जाएगा तो हम यहां पर रखते हैं वैल्यू। देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 से ले लो, इसलिए समीकरण 4 से देखो, कहीं इक्वेशन नंबर 4 दिख रही है आपको? ये है इक्वेशन नंबर 4। रखिए इसमें वैल्यू, डेल्टा की जगह पर क्या लिखें बोलो? डेल्टा एम, एंगल ए की जगह पर एंगल ए, I1 और I2 दोनों की जगह पर ही हम क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। तो ये बन गया 2I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एंगल ए, देन I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एंगल ए अपॉन 2। ये I की वैल्यू आ गई, देखिए। ठीक है, इसके बाद समीकरण ये वाली ले लीजिए 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में आप देख रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, और हमने इसको R मान लिया है तो हम इसकी और इसके दोनों की जगह R लिख देंगे। R प्लस R मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 2R, देन R इज इक्वल टू एंगल A अपॉन 2। तो एक चीज ये भी याद रखना कि अगर आपने प्रिज्म को अल्पतम विचलन वाली स्थिति के लिए सेट कर दिया है, उस वक्त आपतन कोण की वैल्यू कितनी आती है? डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और उस वक्त अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? एंगल ए अपॉन 2। ये भी आपको याद रखना है, पर याद रहे ये वैल्यूज केवल उसी वक्त आएंगी जब आपने प्रिज्म को अल्पतम विचलन वाली स्थिति के लिए ही सेट किया होगा, और किसी भी कंडीशन पर ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमको I भी मिल गया, हमको R भी मिल गया, तो अब हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। अब स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको याद ही होगा। अपवर्तनांक का फॉर्मूला स्नेल के लॉ से क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R। तो म्यू इज इक्वल टू साइन I की जगह पर क्या लिखेंगे? देखो I की जगह पर ये लिख दिया जाएगा डेल्टा एम प्लस एंगल A बाई 2 अपॉन साइन R है तो साइन की जगह पर साइन लिखेंगे, और R की जगह पर ये लिख देंगे एंगल A बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। देखो ठीक है, क्या फॉर्मूला मिलेगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का? म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस एंगल A बाई 2 अपॉन साइन एंगल A बाई 2। ये फॉर्मूला होगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बारे में और भी बातें हम लोग करते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जो फॉर्मूला बना, इसमें सारे सिंबल आपको याद हैं। डेल्टा एम क्या चीज है? अल्पतम विचलन कोण। ए है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म एंगल। बस ये दो चीजें यहां पर आती हैं। ठीक है, इसमें एक काम और कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये प्रिज्म अत्यंत पतला हो, अगर ये प्रिज्म बहुत पतला होगा, अगर ये वाला एंगल करीब 5 डिग्री 7 डिग्री के आसपास का है, तो प्रिज्म बहुत पतला माना जाएगा, और उस समय ये I1 I2 डेल्टा ये सब ना बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे। अगर ये छोटे छोटे एंगल बनेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो, यदि प्रिज्म अत्यंत
पतला हो तब I व R अत्यंत छोटे होंगे ठीक है। प्रिज्म अत्यंत पतला हो तो I और R कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे। अगर बहुत छोटे होंगे I, R, A, डेल्टा सभी छोटे एंगल आएंगे, तब देखो आप क्या ले सकते हो, तब हम ले सकते हैं साइन डेल्टा M प्लस एंगल A अपॉन 2 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं डेल्टा M प्लस एंगल A बाई 2। जैसे आपको याद होगा अगर I और R बहुत छोटे हैं तो साइन I इज इक्वल टू I ले लेते हैं, साइन R इज इक्वल टू R ले लेते हैं। ऐसे ही अगर प्रिज्म बहुत ही पतला है तो साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 को हम डेल्टा M प्लस A बाई 2 ले सकते हैं, तथा साइन एंगल A बाई 2 को हम क्या ले सकते हैं? एंगल A बाई 2। तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? देखो आपने साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 की जगह पर क्या ले सकते हो? डेल्टा M प्लस A बाई 2, डेल्टा M प्लस एंगल A बाई 2 अपॉन साइन एंगल A बाई 2 की जगह पर क्या लिया जा सकता है? साइन एंगल A बाई 2 की जगह एंगल A बाई 2 सॉरी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसको आप इधर ला सकते हो, तो म्यू इंटू एंगल A इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस एंगल A। यही बचा। इसके लिए आप इसको भी इधर भेज सकते हैं, तो डेल्टा M की वैल्यू बच जाएगी म्यू इंटू एंगल A माइनस एंगल A। डेल्टा M इज इक्वल टू एंगल A यहां से आप कॉमन कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू एंगल A। इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए भी एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। या अगर आप यहां से डेल्टा M मेजर कर लो आप एंगल A नाप लो तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? आप म्यू निकाल सकते हो। पर याद रहे कि एक्चुअल फॉर्मूला यही वाला है। ये फॉर्मूला केवल और केवल उस समय लगेगा जब एंगल्स बहुत छोटे छोटे होंगे और प्रिज्म बहुत पतला होगा, तो ही केवल ये फॉर्मूला लगेगा। तो कभी भी अगर आपको अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M और प्रिज्म एंगल A ये दोनों वैल्यूज अगर दे दी जाएंगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे म्यू निकालने के लिए? ये वाला लगाएंगे कि वो वाला लगाएंगे? आंसर है यही वाला लगाएंगे। एक्चुअल फॉर्मूला यही है आपका। पर अगर ये बोलते हैं कि प्रिज्म बहुत ही पतला है और उसके सारे के सारे एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, उस वक्त आप केवल ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस लालच में मत पड़िएगा कि उसको लगाना आसान है, इसको लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम उसी को लगा दें, ऐसा नहीं है। वो केवल एक स्पेशल कंडीशन के लिए है, तो जब वो स्पेशल कंडीशन आपको दी जाएगी तो ही आप उसका यूज करोगे। हर जगह वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे आप। इतनी चीज समझ आ गई सभी को? ठीक। इसके बाद एक और छोटी सी चीज कि म्यू का जो ये फॉर्मूला बनाया है हमने, इसको हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार इसको हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आंसर है हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना चाहते थे, इसलिए बनाया हमने। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया है, क्या ये फॉर्मूला सुविधाजनक है? आंसर है बिल्कुल है। कैसे? इसमें दो क्वांटिटीज आप देख रहे हैं आ रही है इस पे। एक आ रही डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण और एक आ रही है एंगल ऑफ प्रिज्म A। क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज निकालना हमारे लिए बहुत आसान है और कन्वीनियंट है। हम पता लगा सकते हैं दोनों की वैल्यूज को। कैसे पता लगेगा? प्रिज्म का कोण कैसे निकाल सकते हो? प्रिज्म का कोण निकालने का हमारा क्या मेथड है?
तो आंसर है प्रिज्म का एंगल निकालने के लिए हमारा बहुत आसान मेथड है। जैसे ये प्रिज्म है, नॉर्मली बच्चे स्कूल में क्या करते हैं कि एक कागज लेते हैं, पेपर, सादा पेपर, प्लेन पेपर ले लिया उन्होंने, इसको टेबल पर प्लेन पेपर को रखा, उसके ऊपर इस प्रिज्म को रख दिया और रख करके इसको जोर से दबा देते हैं। ऐसा जब आप जोर से दबाएंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर इसकी बाउंड्री का निशान बन चुका है, बन जाएगा निशान। उस निशान पर स्केल से आप ऐसा पटरी से खींच लीजिए, लाइन पेंसिल से सॉरी, और लाइन खींचने के बाद आप उन दो सरफेस के बीच का एंगल नाप लीजिए। उससे क्या मिल जाएगा आपको? उससे आपको ये ए मिल जाएगा। कुछ समझ में आया? तो नॉर्मली स्कूलों में एंगल ऑफ प्रिज्म मेजर करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं हम लोग? एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर प्रिज्म को ऐसा रख दीजिए, रखने के बाद उसको अच्छे से दबा दो कस के। जब आप दबा देंगे तो उसकी निशान पड़ जाएंगे पेपर पे, उस निशान पर पटरी और पेंसिल की सहायता से लाइन बना लो और ये जो कॉर्नर ऊपर का आएगा ना, ये एंगल आप प्रोट्रैक्टर की मदद से नाप लीजिए। उससे क्या मिल गया आपको? ए की वैल्यू मिल गई। जब आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, बीएससी वगैरह या इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह करेंगे, वहां पर इसको नापने का हमारा तरीका और बड़ा प्रिसाइज मेथड होता है। कैसे बड़ा अच्छा तरीका होता है? तरीका ये हम लोग यूज करते हैं कि जैसे ये प्रिज्म हमने बनाया, ये एंगल ए है, यहां से हम प्रकाश किरणें डालते हैं, ऐसे समांतर लाइट रेज डाली जाते हैं। समांतर लाइट रेज कैसे डालोगे? यहां पर एक बल्ब लगा लो, सॉरी, यहां पर आप एक बल्ब लगाओ, बल्ब से लाइट रेज ऐसे आएंगी, वो लाइट रेज यहां पर ऐसे पड़ेंगी समांतर। इसका कुछ भाग इसके अंदर अपवर्तित होकर चला जाएगा, लेकिन लाइट का कुछ भाग परावर्तित होकर ऐसे भी चला जाएगा। सॉरी, ये एरो इस तरफ, इसका भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होके अंदर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा। मतलब कहने का यूं कि माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो हम चारों तरफ इसके घुमा घुमा के देखेंगे। माइक्रोस्कोप जो होगा हमारा, उसको हम यहां से यहां तक चारों तरफ घुमा घुमा के देखेंगे और हम पाते हैं कि एक बार जब माइक्रोस्कोप यहां पर आता है, उस समय हमको वो वाला बल्ब यहां से दिखता है। ऊपर बल्ब लगाया ना हमने, यहां से दिखता है हमको। यहां थोड़ा कर देंगे, यहां कर देंगे, नहीं दिखेगा आपको। यहां पर जब आप एग्जैक्टली लाओगे तो ऊपर जो सोर्स लगा होगा, बल्ब लगा होगा, जो कुछ लगा है वो आपको दिखेगा। थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो भी बल्ब दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही घुमा के जब यहां पर लाओगे, यहां से बल्ब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर ले गए, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली एक लोकेशन ऐसी होगी जहां से जब आप देखोगे तो ये बल्ब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये वो लोकेशन है। तो समझ जाइए कि वहां से लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई। तो हमने इसका रास्ता बना लिया। रास्ता बनाने के बाद इसको हटा दिया, इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया। यहां पर एक एंगल इन दोनों के बीच बनता है। ये जो एंगल बनता है, ये हमेशा प्रिज्म के एंगल का डबल बनता है। क्यों डबल बनता है? कैसे डबल बनता है? हम चाहें तो इसको ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं और बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री लगेगी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट ज्योमेट्री लगेगी। क्लास 10th लेवल के आपकी ज्योमेट्री से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना आएगा, 2a। अब हम जानते हैं कि ये एंगल कितना आएगा, 2a। तो हम a निकालने के लिए क्या कर देंगे? जितना ये कोण बनेगा उसका हाफ करके क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को फाइंड करने का ना, दिस इज वन अनदर मेथड विच इज वेरी प्रिसाइज मेथड। बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे ये कागज पर ऐसा दबाने वाले मेथड में आपसे थोड़ी गलती हो सकती है, पर ये वाला जो मेथड है, मेथड डिफिकल्ट है। इसको करना, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा कठिन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, समय भी आपका खर्च करवाएगा, बट दिस मेथड इज वेरी प्रिसाइज। बहुत ही अच्छी रीडिंग आपको देगा। लेकिन कागज पर दबाने वाला मेथड जो होगा वो आसान है करना, आसान है, पर उसकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी जितनी एक्यूरेट इससे वाली आती है।
लेकिन स्कूल में नॉर्मली स्टूडेंट्स यही कर लेते हैं। वो जब आप इंजीनियरिंग की स्टडी करोगे, बीएससी वगैरह में सब करोगे जाके, तो आपको फिर वो तरीका यूज करना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना हमारे लिए आसान है। दूसरा, डेल्टा एम भी हम निकाल सकते हैं लैब में। कैसे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। लास्ट क्लास में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो प्रिज्म का जब एक्सपेरिमेंट किया, फिर आई और डेल्टा के बीच ग्राफ बनाया, वहां से हमने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ से हमने डेल्टा एम निकाला। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि डेल्टा एम टेबल में से कभी नहीं लेंगे, कि टेबल में आपने देखा कि विचलन कोण का सबसे छोटा मान 40 डिग्री आ गया तो आपने बोला बस 40 डिग्री ही इसका डेल्टा एम है। ऐसा नहीं है, आप ग्राफ से लोगे। और ग्राफ कैसे बनाना है? स्मूथ कर्व उसके लिए बनाना है। पॉइंट से पॉइंट स्केल रख के मिलाते चले जाना है, ये नहीं करना आपको। स्मूथ कर्व ऐसा, बिल्कुल ऐसा गोल घुमावदार आप बनाइए। तो और ग्राफ से ही डेल्टा एम को आप लीजिए, टेबल से कभी डेल्टा एम को मत लीजिए। तो लैब में हम डेल्टा एम भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? बाई ग्राफ। डेल्टा ए मेजर कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है, एक प्रिज्म को दबाने वाला मेथड, एक ये वाला मेथड। तो क्योंकि हम डेल्टा एम और ए दोनों मेजर कर सकते हैं, तो हम जैसे ये रखेंगे डेल्टा एम की जगह डेल्टा एम की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, हमें उसके पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर वो क्राउन ग्लास का बना है तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर वो फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। बट वी कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म जिस भी पदार्थ का बना होगा ना, उसका हम बना सकते हैं। आप एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लीजिए, उसका प्रिज्म बनाइए। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का प्रिज्म बना लीजिए, फिर यही एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर दीजिए। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप उसके साथ करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और यहां पर वैल्यूज लिख के आप जैसे लिख के निकालोगे, अपवर्तनांक निकलेगा। किसका? आंसर है जिस भी प्लास्टिक से वो प्रिज्म बना होगा, उस प्लास्टिक का अपवर्तनांक निकल करके आ जाएगा। तो प्रिज्म जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम का आप बनाओगे, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो मटेरियल होगा आपका, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इतना वर्सेटाइल फॉर्मूला है, इतना अच्छा फॉर्मूला है ये। अब इसमें भी कभी कभी डाउट आता है, कभी बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर हम प्लास्टिक का निकाल सकते हैं, कांच का निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई मटेरियल हमारे पास ऐसा है जिसका प्रिज्म हम नहीं बना सकते, तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? जैसे केरोसिन ऑयल का, पानी का तो प्रिज्म नहीं बना सकते हैं, तो उसका हम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो हमने ना उसका भी एक मेथड ढूंढा, उसका भी एक तरीका निकाला, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। क्या? हमने एक प्रिज्म बनाया, कांच का ही बनाया, पर उसको अंदर से खोखला बना दिया। 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सरफेस लिए हमने, कांच के बने हुए। 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सरफेस ली, प्लेट्स ले लिया। आप ये समझ लो, प्लेट कितनी? 3 आयताकार प्लेट चाहिए हमको, 1, 2 और 3 आयताकार प्लेट, और 2 कैसी चाहिए? त्रिभुजाकार प्लेट। आयताकार प्लेट्स को ऐसे और ऐसे लगा दिया हमने, 2 ऐसे लगाई, 1 ऐसे, और त्रिभुजाकार प्लेट्स को आगे पीछे लगा के बंद कर दिया। तो ये क्या बन गया? अंदर से कैसा है? खोखला, क्योंकि पूरे में कांच नहीं भरा, हमने तो प्लेट्स लगाई है ना केवल। जब आप सामने से देखोगे, ये आयताकार प्लेट देखो एक लगी हुई है, ये एक आयताकार प्लेट है, ये दूसरी आयताकार प्लेट हमने यहां लगा दी, ये तीसरी आयताकार प्लेट हमने यहां लगा दी, और आगे और पीछे त्रिभुज के आकार की प्लेट लगा दी। इसको हम बोलते हैं, लैब में ये होता है, और इसको बोला जाता है हॉलो प्रिज्म। हॉलो मतलब खोखला, तो इसको कहा जाता है खोखला प्रिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं ना, एक जगह से छोटी सी ऐसा ओपनिंग रखते हैं, यहां पर छोटी सी जगह यहां पर रखते हैं, ताकि हम इसके अंदर कुछ भी क्या कर सके, भर सके। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसमें ये ऐसा नहीं बना होता है, ऐसा देखो, प्रिज्म को पहचानो आप।
ये ग्लास की प्लेन सरफेस है, ग्लास की तो बनी है, ये भी ग्लास की प्लेन सरफेस है, और इन दोनों प्लेन सरफेस के बीच में भी ग्लास ही भरा हुआ है। समझ आ रही कुछ बात हमारी? अब इसको देखिए, इस पे हमने क्या किया, ये जो ओपनिंग है यहां से हमने इसमें कुछ भर दिया। जिस भी लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है, अपवर्तनांक आपने मालूम करना है। अगर आपको केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है तो यहाँ छोटा सा एक होल बना के रखा है हमने, उससे आप केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। छोटे से कैप है, कैप लगा दीजिए ताकि ऑयल गिरे नहीं बाहर। पूरे में हमने भर दिया इसको, यहां पर ऐसा ये केरोसिन ऑयल हमने भर दिया। ये देखिए, ये देखिए केरोसिन ऑयल इस पे आ गया पूरा। अब हम इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरा यही एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रिज्म वाला जो हमने आपको बताया है पिछली क्लास से आज तक के बीच में। पूरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आई और डेल्टा कर्व बनाया, डेल्टा एम की वैल्यू निकाली ग्राफ से, एंगल ए की वैल्यू निकाली, जो भी हमारा तरीका है, और वो सब करने के बाद इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। जैसे इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की। तो म्यू मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक आ जाएगा। अब ये मुझे बताइए, ये जो प्रिज्म हमने बनाया है, ये प्रिज्म किसका बना हुआ है? ग्लास का प्रिज्म बना है या केरोसिन ऑयल का प्रिज्म बना हुआ है? कांच का बना है प्रिज्म। ये ग्लास की प्लेट्स लगी हुई हैं सब, ये भी ग्लास प्लेट है, ये भी ग्लास की प्लेट है, ये भी ग्लास की प्लेट है, आगे पीछे त्रिभुजाकार प्लेट्स भी ग्लास की लगी हुई हैं। तो ये प्रिज्म किसका बना है? ग्लास का बना है या ये प्रिज्म केरोसिन ऑयल का बना है? प्रिज्म ग्लास का बना है, तो केरोसिन ऑयल का नहीं बना है। ठीक है, देखिए प्रिज्म होता कैसा है, पहले इसको समझिए। ये वाली सरफेस किस चीज की बनी है? ग्लास की। ये सरफेस किस चीज की बनी है? ग्लास की। और इन दोनों सरफेस के बीच में जो कुछ भरा है वो भी क्या है? ग्लास। तो ही तो आप इसको प्रिज्म बोल रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तब आप कहते हो कि ये ग्लास प्रिज्म है। ये सरफेस भी किस चीज की है? ग्लास की। ये वाली सरफेस किस चीज की है? ग्लास की। और दोनों के बीच में भी क्या भरा हुआ है? तभी तो आप इसको बोलते हो कि ये प्रिज्म है ग्लास का। यहां देखिए, ये सरफेस किसकी है? ग्लास की। ये सरफेस किसकी है? ग्लास की। क्या इनके बीच में भी ग्लास भरा हुआ है? नहीं भरा हुआ है, तो ये ग्लास का प्रिज्म नहीं है। फिर तो समझ आ रहा है? अब देखो कि प्रिज्म किसका है, थोड़ा अंदर आ जाइए इसके। ये सरफेस किसकी है? केरोसिन ऑयल की। ये सरफेस किसकी है? केरोसिन ऑयल की। और बीच में कौन भरा हुआ है? केरोसिन ऑयल। तो ये ग्लास का प्रिज्म नहीं है, दिस इज द प्रिज्म ऑफ केरोसिन ऑयल, प्रिज्म ऑफ दैट लिक्विड। दिस इज नॉट द प्रिज्म ऑफ ग्लास, दिस इज प्रिज्म ऑफ लिक्विड, प्रिज्म ऑफ लिक्विड। अब हमें बताएं, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो विचलन यहां पर कौन करेगा? ग्लास थोड़ी करेगा विचलन इस बार, क्योंकि प्रिज्म तो ग्लास का है ही नहीं। ग्लास का तो केवल हमने खोखला एक बॉक्स बना लिया है बस। प्रिज्म किस चीज का है? जो लिक्विड आप उसके अंदर भर दोगे। अगर आप उसके अंदर वाटर भर दिया तो वो वाटर का प्रिज्म हो जाएगा। अगर आपने केरोसिन ऑयल भर दिया तो केरोसिन ऑयल का प्रिज्म हो जाएगा। आपने ग्लिसरीन भर दिया है तो वो प्रिज्म ग्लिसरीन का होगा, ग्लास का नहीं होगा। क्योंकि प्रिज्म की स्पेशलिटी क्या है अभी आपने देखी। अगर ग्लास की सरफेस ये है, ग्लास की सरफेस ये, और बीच में भी ग्लास भरा हुआ है, तो फिर वो ग्लास का प्रिज्म है। लेकिन अगर इधर ग्लास है, इधर ग्लास है और बीच में ग्लास नहीं है, तो फिर ये प्रिज्म ग्लास का थोड़ी है। अब आपको समझ में आ गया? तो जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, डेल्टा एम ए निकालोगे सारी चीजें, और जब सॉल्व करोगे इस पे रख करके, तो वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देगा? आंसर है इसके अंदर जो कुछ भरा होगा, जो लिक्विड भरा होगा इसके अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमने केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा लिया,
अब हम ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे बताइए? इसकी कैप खोलो, ये ऑयल निकाल दो, केरोसिन ऑयल खाली कर दो बिल्कुल, उसमें क्या भर दो? ग्लिसरीन भर दो, फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दो। रिपीट करने के बाद डेल्टा एम ए सब निकालो, इस पे रखो और म्यू निकाल लो। किसका म्यू आ जाएगा? ग्लास का कि ग्लिसरीन का? ग्लिसरीन का आ जाएगा। समझ रहे? और यहां पर एक छोटी सी चीज और मैं बताऊंगा कि जब प्रकाश किरण यहां जाती है तो ये ग्लास सरफेस है, ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट यहां पर केवल और केवल क्या कर रही है? अपवर्तन कर रही है। यहां पर जाएगी तो भी अपवर्तन, यहां पर जाएगी तो भी अपवर्तन, पर विचलन करने का काम किसका है? ये अंदर जो लिक्विड भरा है, विचलन तो वही लिक्विड ही करेगा। समझ आया आपको? तो इस तरह से आप किसी भी ऐसे लिक्विड का जिससे हम प्रिज्म नहीं बना सकते हैं, उसका अगर कभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना हो ना, तो हमारी लैब में एक ही रहता है, हॉलो प्रिज्म इसको बोलते हैं। और हर अच्छी लैब में एक हॉलो प्रिज्म तो रहता ही रहता है, वहां पर से आप इसको पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। स्लैब में दो प्लेन सरफेसेस थी बट दे आर पैरेलल। प्रिज्म में भी प्लेन सरफेसेस हैं लेकिन दे आर नॉन पैरेलल। तो ये हमने प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो अभी तक आपने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है वो कौन से सरफेस से पढ़ा हुआ है? प्लेन सरफेस से। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें आएंगी कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेस आएगी, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसके लिए आगे की चीजें जो भी है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।